हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स इन अकेडमी। आज हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में, जो कि हमारा 1/2/2023 को हुआ था। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है चाइल्ड इन डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का कि बच्चों के विकास की किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, यानी कि द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज। ऑप्शन ए है कि एक समान और क्रमानुसार यानी कि यूनिफॉर्म एंड ऑर्डरली। ऑप्शन बी है एक समान और अव्यवस्थित यानी कि यूनिफॉर्म एंड डिसऑर्डरली। ऑप्शन सी है व्यक्तिगत और क्रमानुसार एंड इंडिविजुअलिस्ट एंड सीक्वेंटिकल। ऑप्शन डी है व्यक्तिगत और अव्यवस्थित यानी कि इंडिविजुअलिस्ट एंड डिसऑर्डरली। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी व्यक्तिगत और क्रमानुसार। ठीक है, हमारी व्याख्या क्या है कि प्रत्येक बच्चा जो होता है वो विशिष्ट होता है और प्रत्येक बच्चे की योग्यताएं और क्षमताएं भी एक दूसरे से कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, तो यह विकास एक क्रम से होता है और ये सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बच्चों के विकास की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है? गर्भावस्था से, और ये जीवन भर चलती रहती है। इसलिए हम कह भी सकते हैं कि बच्चों के विकास की प्रक्रिया कैसी क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, व्यक्तिगत और क्रमानुसार होती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आजकल सिद्धांतकार क्रांतिक अवस्था के बजाय संवेदनशील अवधि का प्रयोग करते हैं क्योंकि। ऑप्शन ए कि विकास की प्रकृति गतिशील है। ऑप्शन बी है विकास केवल आनुवंशिकता से निर्धारित होता है। ऑप्शन सी है विकास केवल पर्यावरण द्वारा निर्धारित होता है और ऑप्शन डी है कि विकास स्थिर और नियत है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। विकास की प्रकृति कैसी होती है? गतिशील होती है। ठीक है, डेवलपमेंट इज डायनेमिक इन नेचर। हमारी व्याख्या कह रही है कि वर्तमान समय में आजकल जो सिद्धांतकारी हैं वो क्रांतिक अवस्था के बजाय जो संवेदनशील अवधि है उसका प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो क्रांतिक अवधि होती है वह हमारे प्रदर्शन को कैसे बना देती है? स्थायी रूप से बदल देती है, जबकि संवेदनशील अवधि में जो सीमित समय होता है उसके दौरान अनुभव का प्रभाव डालता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नरेश और मुकेश उम्र में लगभग कैसे हैं? बराबर हैं, लेकिन दोनों के संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास में अंतर है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? विकास का शीर्षगामी सिद्धांत। ऑप्शन बी है विकास का समीपोदयाभिमुख सिद्धांत। ऑप्शन सी है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। ऑप्शन डी है एकरूपता का सिद्धांत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। हमारी व्याख्या कह रही है कि नरेश और मुकेश उम्र में लगभग कैसे हैं? बराबर हैं, लेकिन दोनों के संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास है उसमें अंतर है। ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है उस सिद्धांत के कारण होता है। सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के सीखने की दर कैसी होती है? अलग अलग होती है और सभी की योग्यता, क्षमता, सोचने समझने का स्तर ये भी अलग अलग होता है। इस आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी दो व्यक्ति जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं, इसमें कुछ ना कुछ भिन्नताएं अवश्य उनमें मौजूद होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कथन और तर्क वाला है। हमारा कथन कह रहा है कि बच्चों के विकासात्मक प्रतिमान की उपलब्धि में देरी के लिए सीधे आनुवंशिकता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। और तर्क हमारा आर कह रहा है कि पर्यावरणीय कारक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। तो इसमें हमें सही विकल्प चुनना है। पहला कह रहा है कि और दोनों सही और व्याख्या कर रहा है। दूसरा कह रहा है सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। तीसरा कह रहा है ये सही है लेकिन आगे गलत है। चौथा कह रहा है कि और दोनों गलत हैं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर फॉल्स, यानी कि ए और दोनों गलत हैं। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि बच्चों के विकासात्मक प्रतिमान की उपलब्धि में देरी के लिए सीधे आनुवंशिकता जो होती है उसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, क्योंकि ये कथन पूरी तरह से गलत है। क्योंकि बच्चों के विकासात्मक प्रतिमान की उपलब्धि में देरी के लिए आनुवंशिकता के साथ साथ जो पर्यावरण कारक होते हैं, जो वातावरण होता है और जो पोषण होता है, इन सबको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ठीक है, पर्यावरणीय कारक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। ये कथन पूरी तरह से गलत है, क्योंकि पर्यावरण कारक जो होते हैं विकास में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पर्यावरण विकास पर एक गहरा प्रभाव डालते हैं। ठीक है, इसलिए और दोनों गलत हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इज, यानी बच्चों का समाजीकरण। ऑप्शन ए है कि एक सरल और एक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी है एक व्यवस्थित और सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। ऑप्शन सी एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है और ऑप्शन डी है एक निश्चित और स्थिर प्रक्रिया है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है। ठीक है, बच्चों का समाजीकरण जो है वो इज अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि बच्चों का जो समाजीकरण होता है वो एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें बहुत सी संस्थाएं और कई कारक जो होते हैं वो बच्चों को उनके जीवन के अनुसार बहुत बार प्रभावित करते हैं। इसके साथ ही जो समाजीकरण होता है वो भी बहुआयामी होता है, क्योंकि प्राथमिक समाजीकरण के रूप में हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा पास पड़ोस आदि, तथा द्वितीय समाजीकरण के रूप में विद्यालय, धर्म, मीडिया आदि
बहुत से स्रोतों से बच्चा क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुमान लगाने और आमूरत चिंतन करने के कौशल को हासिल कर लेते हैं, यानी कि एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन डेवलप द एबिलिटीज ऑफ इनफरेंस एंड अब्स्ट्रैक्ट लॉजिक। ऑप्शन ए है सेंसरी मोटर यानी संवेदी चालक, ऑप्शन बी है पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी है मूरत संक्रियात्मक, ऑप्शन डी है औपचारिक संक्रियात्मक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक, जिसे हम आमूरत संक्रियात्मक भी कहते हैं। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि संज्ञानात्मक विकास के जो औपचारिक संक्रियात्मक चरण होता है उसमें जो बच्चा होता है वो अनुमान लगाने और जो आमूरत चिंतन करने के कौशल को हासिल कर लेता है। ठीक है, इस चरण में बच्चे आमूरत सिद्धांतों और जो काल्पनिक संभावनाएं होती हैं उनके संदर्भ में सोचना शुरू करता है और ये अवस्था 11 वर्ष के ऊपर की अवस्था को माना जाती है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण दिए हैं, 4। कौन कौन से दिए हैं? संवेदीगामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष होती है, मूरत संक्रियात्मक और ठोस अवस्था जो 7 से 11 वर्ष होती है, आमूरत या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष या उससे ऊपर होती है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में डेस जब बच्चा नए अनुभव के लिए मौजूदा स्कीमा को संशोधित करता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है समायोजन, ऑप्शन बी है संगठन, ऑप्शन सी है अभिसंधान और ऑप्शन डी है पार। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए समायोजन। ठीक है, जीन पियाजे के सिद्धांत में समायोजन बच्चा ने अनुभव के लिए मौजूदा जो स्कीमा होता है उसको संशोधित करता है। हमारी व्याख्या कह रही है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में जब बच्चा नए अनुभव के मौजूदा स्कीमा को संशोधित करता है तो प्रक्रिया क्या कहलाती है? समायोजन। जबकि समायोजन तब घटित होता है जब बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके अपने नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं, और जबकि अभिसंज्ञान से तात्पर्य व्यक्ति की स्वयं की अनुभूति और ज्ञान के प्रति जागरूकता से होता है तथा पाठ और मचान से तात्पर्य बच्चों को उनकी जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं होती हैं उनके अनुरूप संकेतों को इशारे प्रदान करने से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार आत्मकेंद्रिता से क्या मायने हैं, यानी जीन पियाजे थ्योरी ईगोसेंट्रिज्म रिफर्स टू। ऑप्शन ए है कि किसी स्थिति के एक से ज्यादा आयाम पर विचार करने की क्षमता, ऑप्शन बी है सोच प्रक्रिया को मानसिक संरचनाओं के आधार पर संगठित करना, ऑप्शन सी है कि मौजूदा स्कीमा का उपयोग करते हुए संसार की समझ बनाना, और ऑप्शन डी है कि दूसरों के अनुभवों और सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, दूसरे के जो अनुभव है उन्हें सांसारिक दृष्टिकोण उसको अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति। हमारी व्याख्या कह रही है कि जीन पियाजे के अनुसार जो आत्मकेंद्रिता होती है वो दूसरों के अनुभव और जो सामाजिक दृष्टिकोण होते हैं, जो सांसारिक दृष्टिकोण होते हैं उनको अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, ये संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था था जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जो 2 से 7 वर्ष तक रहती है, उसके दौरान बच्चों में उत्पन्न होती है, जिसमें बच्चे ये मानने लगते हैं कि जो पूरी दुनिया है वो उनके इर्द गिर्द घूमती है और जो भी सोचते हैं वे करते हैं वही या करते हैं तो वह सही होता है, बाकी सब क्या होता है? गलत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एज पर लेव वाइगोत्स्की डेस प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डेस का संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। ऑप्शन ए है कंडीशनिंग यानी कि अनुबंधन, ऑप्शन बी है रेनफोर्समेंट यानी कि पुनर्वनन, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक परिवेश यानी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ऑप्शन डी है स्कीमा। एंड ठीक है, तो हमारा सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट यानी कि सांस्कृतिक परिवेश। हमारी व्याख्या कह रही है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सांस्कृतिक परिवेश का हमारे संज्ञानात्मक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि सामाजिक संस्कृति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसके अनुसार संस्कृति और भाषा हमारे विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका मानना क्या होता है कि विभिन्न संस्कृतियों के व्यक्ति जो होते हैं वो सामाजिक अंतराल क्रिया के द्वारा अलग अलग प्रकार से सीखते हैं, इसलिए सांस्कृतिक उपकरण संज्ञानात्मक विकास और अधिगम के मुख्य निर्धारक हैं। ठीक है, हमारे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आ क्लासरूम बुल्ट ऑन वाइगोत्स्की प्रिंसिपल्स वुड प्रमोट, यानी कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित कक्षा में किसको महत्व दी जाएगी? ऑप्शन ए है सौसर पाठन व रटने को, ऑप्शन बी है सहयोगात्मक सीखने को, ऑप्शन सी है इनाम व सजा के उपयोग को, ऑप्शन डी है प्रतिक्रियात्मक के अनुबंधन को। तो रटने को और इनाम और सजा को इस तो आपको दी नहीं जाएगी, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सहयोगात्मक सीखने को। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि
लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में सहयोगात्मक सीखने को महत्व दिया जाता है और वाइगोत्स्की की सहयोगात्मक गतिविधियां विद्यार्थियों के सीखने के लिए एक दूसरे की सहायता करने पर केंद्रित होती हैं। ठीक है, इसमें दो या दो से अधिक लोग जो होते हैं वो एक साथ कुछ सीखने का प्रयास करते हैं और सहयोगात्मक अध्ययन जो होता है वो छात्रों को स्वयं करके सीखने का भी अवसर प्रदान करता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में नेतृत्व विकास के कितने चरण प्रतिपादित किए हैं? हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट डज लॉरेंस कोहलबर्ग प्रपोज इन हिज थ्योरी? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन डी है 5, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 4। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 6। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास के कितने चरण दिए हैं? 6, और अपने सिद्धांतों द्वारा 3 अवस्थाओं के 4 चरणों में सार्वभौमिक माना है। कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन 3 अवस्थाओं में और 6 चरणों में किया, जो इस प्रकार होते हैं। तो पहला हमारा होता है पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था, जो 4 से 10 वर्ष होता है। इसमें 2 हमारी अवस्थाएं होती है, एक होती है आज्ञाकारिता और सजा, और दूसरी होती है आत्म अभिरुचि और प्रतिफल। दूसरा होता है पारंपरिक नैतिक अवस्था, जो 10 से 13 वर्ष तक होता है। इसमें अच्छा लड़का अच्छी लड़की विन्यास होता है और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना होता है। तीसरा होता है उत्तर परंपरागत नैतिक अवस्था, ये 13 से 16 वर्ष तक होती है। इसमें सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार होते हैं और सार्वभौमिक सिद्धांत होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे कह रहा है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों का पालन किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है यांत्रिक सापेक्षा विन्यास, ऑप्शन बी है सजा और आज्ञाकारिता विन्यास, ऑप्शन सी है कानून और व्यवस्था विन्यास, ऑप्शन डी है अच्छा लड़का अच्छा लड़की विन्यास। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कानून और व्यवस्था विन्यास। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के कानून और व्यवस्था विन्यास चरण में व्यक्तियों का मानना है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियम होते हैं उनका पालन किया जाना चाहिए। इस चरण में सामाजिक नियम और कानून व्यवहार को निर्धारित करते हैं। व्यक्ति इस चरण में सामाजिक कानूनों के एक बड़े परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखता है और नैतिक निर्णय लेना, दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंधों के विचार जो होते हैं वो अधिक हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार नर्तकियों, धावकों और अभिनेताओं के पास कौन सी बुद्धि होती है? कल मैंने आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताया था। ऑप्शन ए है स्थानिक बुद्धि, ऑप्शन बी है भाषाई बुद्धि, शारीरिक गति संवेगात्मक बुद्धि, और ऑप्शन डी है अंतराव्यक्तित्व बुद्धि। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शारीरिक गति संवेगात्मक बुद्धि। हमारी व्याख्या कह रही है कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार नर्तकियों, धावकों और अभिनेताओं के पास कैसी बुद्धि होती है? शारीरिक गति संवेगात्मक बुद्धि अधिक होती है। ठीक है, क्योंकि शारीरिक गति संवेगात्मक बुद्धि गार्डनर के द्वारा दी गई बुद्धि के प्रकारों में से एक होती है। को हल करने के लिए पूरे शरीर के कुछ हिस्से होते हैं, उसके उपयोग की जो क्षमता होती है उसको दर्शाती है। इस शारीरिक गतिविधियों के समन्वय करने के लिए मानसिक क्षमताओं का उपयोग करने की क्षमता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी पुरुष बनो और लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो किसको बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए है जेंडर समानता, ऑप्शन बी है जेंडर रूढ़िवादिता, ऑप्शन सी है जेंडर भूमिका में लचीलापन, ऑप्शन डी है जेंडर समता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेंडर रूढ़िवादिता। हमारी व्याख्या कह रही है कि यह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए कि शिक्षक की टिप्पणी क्या है कि पुरुष बनो लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, ये जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देगी। क्योंकि जेंडर रूढ़िवादिता वे होती है जो बहुत समय पहले से चली आ रही होती है और सब उसको मानने लगते हैं। ठीक है, जैसे कि लड़कियां घर का काम करती हैं, लड़के बाहर का काम करते हैं, लड़कियां नम्र होती हैं, लड़के कठोर होते हैं, तो सिर्फ ये सब क्या होती हैं, ये जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती हैं। लड़के और लड़कियों में जेंडर के आधार पर किया गया जो भेदभाव होता है वही जेंडर रूढ़िवादिता के अंतर्गत आता है। ये एक ऐसा होता है अनुचित यानी कि गलत विचार होता है जो समाज के द्वारा स्थापित किया गया होता है। इसके द्वारा बच्चों में लिंग के आधार पर निश्चित रूप से विकास के विविध अवसर होते हैं, उनको वंचित किया जाता है, इसलिए इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए और एक टीचर को इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है कि मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य तुलना, ऑप्शन बी है आकलन का प्राथमिक उद्देश्य चिंता और भय उत्पन्न करना है, ऑप्शन सी है मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए, और ऑप्शन डी है कि मूल्यांकन में बच्चों के द्वारा स्व मूल्यांकन शामिल नहीं होना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि आकलन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हमें ज्ञात होता है कि जो बच्चा है वो अधिगम को किस स्तर तक सीख चुका है या फिर किस स्तर तक उसे ग्रहण करने में वो समर्थ रहा है। ठीक है, बच्चों का आकलन उनके आगे के अधिगम के लिए सहायता प्रदान करने की योजना के लिए किया जाता है और आकलन सीखने की प्रक्रिया में सुधार की एक प्रक्रिया होती है जो बच्चों की प्रगति को अवगत करने का एक माध्यम होती है। अतः आकलन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए। बच्चों के बारे में पूरी तरह आकलन के बारे में पूरी तरह से सत्य है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा की भावना का पालन नहीं करता, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉलो द स्पिरिट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। पहला ऑप्शन कह रहा है कि विभेदित निर्देश, दूसरा कह रहा है कि सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, तीसरा कह रहा है कि पृथकीकरण और नामीकरण और चौथा कह रहा है सहयोगात्मक सीखना। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन शी। ठीक है, लेबलिंग एंड सेग्रेगेशन यानी कि पृथकीकरण और नामीकरण। हमारी व्याख्या कह रही है कि पृथकीकरण और नामीकरण जो होता है वो समावेशी शिक्षा की भावना का पालन है वो नहीं करता है, जबकि विभेदित निर्देश, सीखने के लिए नामीकरण, सहयोगपूर्ण सीखना, भयमुक्त सीखना और स्वतंत्र और सहज रूप से सीखने से समावेशी शिक्षा की भावना का पालन करता है। ठीक है, समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली होती है जो सभी के लिए शिक्षा की बात करती है और क्या करती है कि सभी के लिए एजुकेशन की बात करती है। समावेशी शिक्षा में जो बच्चे होते हैं उनको एक साथ बैठकर एक ही स्कूल में शिक्षा प्रदान की जाती है और यह भेदभाव रहित शिक्षा प्रणाली है जो सभी बच्चों के लिए शिक्षा की बात करती है। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसके अनुभवों को साझा करने की अनुमति देनी चाहिए। इन अ क्लास विद स्टूडेंट्स हैविंग स्टूडेंट्स फ्रॉम डिसएडवांटेज बैकग्राउंड्स हुज एक्सपीरियंस शुड अ टीचर अलो टू बी शेयर्ड। ऑप्शन बी है कि सभी को अपने अनुभव कक्षा में लाने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमें किसी भी छात्र को उनके जो अनुभव है वो शिक्षा में लाने के लिए हतोत्साहित नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें तो उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि केवल प्रभावशाली समूह के बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल प्रभावशाली समूह तो गलत बात है ना, बेचारे वंचित वर्गों का क्या होगा। तो सभी के अनुभव साझा करने चाहिए, केवल प्रभावशाली या केवल वंचित का नहीं कि केवल वाला तो गलत है। तीसरा कह रहा है कि केवल वंचित समूह को वही वाले केवल वंचित क्यों होगा, ये भी गलत हो जाएगा। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी कि अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। शेयर हर ओवन एक्सपीरियंस एंड इनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू शेयर देयर एक्सपीरियंस। ठीक है, हमें सभी को प्रोत्साहित करना चाहिए, किसी को भी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। हमारी व्याख्या कह रही है कि वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली कक्षा में एक शिक्षक को सभी समूहों के जो बच्चे होते हैं उनको अपने अनुभव साझा करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित। ठीक है, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली कक्षा में एक शिक्षक को कई सारे कार्य करने चाहिए, जैसे कि पहला कार्य है कि उनके बारे में अधिक जानकारी एकत्र करने और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। जो बच्चे होते हैं वो कैसे रहना चाहते हैं, उन्हें क्या पसंद है, उन्हें कौन सा विषय को कम आंकते हैं, वो किस विषय को अच्छे से समझते हैं, तो सबको इसके बारे में जानना चाहिए टीचर को। साथ ही कक्षा में कोई भी चर्चा हो रही है सब में शामिल करना चाहिए स्टूडेंट्स को। ठीक है, पाठ्यचर्या बच्चों के वास्तविक जीवन के अनुभवों से संबंधित होनी चाहिए, यानी कि जो हमारा करिकुलम है वो बच्चों के हिसाब से होना चाहिए। तीसरा कह रहा है कि समूहों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को दूर करने के लिए अपने सांस्कृतिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सांस्कृतिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, बच्चों के बीच कुछ मतभेद होते हैं उसे दूर करने के लिए अभी प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे कार्य टीचर को करने चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शारीरिक गति विकलांगता से जूझते छात्रों को समायोजित करने के लिए स्कूलों को पहुंच और बाधा मुक्त वातावरण की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल हों। इन ऑर्डर टू अकोमोडेट अ स्टूडेंट विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी, स्कूल should facilitate access the barrier free environment that include provisions such as। ऑप्शन ए है कि पहिया कुर्सी व्हील चेयर, ऑप्शन बी है बाकर, ऑप्शन सी है हैंड रोल के साथ रेप, ऑप्शन डी है उभरा हुआ टायर और ऑप्शन ई है ब्रेल प्रणाली। तो बताइए इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि पहिया कुर्सी, व्हील चेयर, वॉकर और हैंड रोल के साथ रेप। ठीक है, ये तीनों हमारे सही हो जाएंगे। इसलिए
ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि शारीरिक गति विकलांगता से कोई विद्यार्थी अगर जूझ रहा है तो उसको समायोजित करने के लिए स्कूलों में पहुंच और बाधा से उसे मुक्त करने के लिए हमें कई सारे वातावरण को सुविधा उसके प्रदान करनी चाहिए। जैसे निम्न के प्रावधान शामिल है, उन्हें पहिया कुर्सी यानी व्हीलचेयर प्रदान करनी चाहिए, वॉकर देना चाहिए, हैंड रेल के साथ जो है रेप वो करना चाहिए और भूतल पर कक्षाओं का आयोजन यानी कि क्या करना चाहिए कि द्विमंजिला तिमंजिला के बजाय उसके पहले तल पर कक्षाएं लगवानी चाहिए, शौचालय की सुविधाजनक व्यवस्था करनी चाहिए और पीने के पानी की भी उचित व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता से जूझने वाले छात्रों की विशिष्ट पहचान विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए है कि पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देते हैं, वर्तनी में गलती करते हैं। ऑप्शन बी है 2 फीट की दूरी के परे चीज नहीं देख सकते। ऑप्शन सी है एक ही गति क्रिया को बार बार करते हैं और ऑप्शन डी है कि 70 dB की आवाज नहीं सुन सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देते हैं और वर्तनी में गलती नहीं करते हैं। ठीक है, ओमाइट्स वर्ड्स और लाइन्स इन रीडिंग मिस्टेक्स इन स्पेलिंग्स। हमारी व्याख्या कह रही है कि अधिगम अक्षमता से कोई विद्यार्थी जूझ रहा है, उस छात्र की विशिष्ट पहचान विशेषताएं ये होती हैं कि पढ़ने में शब्द और जो पंक्तियां होती हैं उनको छोड़ देते हैं और वर्तनी में भी गलती करते हैं। ठीक है, अधिगम अक्षमता से जूझने वाले छात्रों की बुद्धि परीक्षणों का संचालन करके एक अधिगम अक्षमता वाले छात्रों की पहचान हम कर सकते हैं। और अधिगम अक्षमता से जूझने वाले छात्रों की पहचान कैसे कर सकते हैं? ऐसे छात्र जो होते हैं वो अति सक्रियता के शिकार होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा अति सक्रिय होते हैं, सामान्य समन्वय का इनमें अभाव रहता है और भावनाओं के प्रतिबिंब में क्या रहती है? अस्थिरता रहती है। ठीक है, और पाठ्य से आगामी क्रियाओं में भी कैसी होती है? अरुचि। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गिफ्टेड चिल्ड्रन इज करेक्ट, यानी प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि प्रतिभाशाली बच्चों को किसी भी खास शैक्षणिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा कह रहा है कि प्रतिभाशाली बच्चों को बार बार करने के लिए बहुत ही सरल नियमित कार्य दिए जाने चाहिए। ऑप्शन सी कह रहा है कि प्रतिभाशाली बच्चों में बहुत अधिक भावनात्मक परिपक्वता होती है और ऑप्शन डी कह रहा है कि प्रतिभाशाली बच्चों की सीखने की विशिष्ट जरूरतें होती है जिन्हें अक्सर कक्षाओं में नजरअंदाज कर दिया जाता है। सही आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन डी। ठीक है, गिफ्टेड चिल्ड्रन हैव स्पेसिफिक लर्निंग नीड्स दैट ऑफन गेट इग्नोरेड इन द क्लासरूम, यानी जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके सीखने की विशिष्ट जरूरतें होती हैं जिन्हें अक्सर जो कक्षाएं होती हैं उसमें नजरअंदाज कर दिया जाता है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि ऐसे बच्चे जिनकी मानसिक आयु योग्यता और क्षमता अपने आयु वर्ग के बच्चों से अधिक होती है वे प्रतिभाशाली बच्चे कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे बच्चे जिनकी आयु क्षमता अधिक होती है वो क्या कहलाते हैं? प्रतिभाशाली बच्चे। ठीक है, ऐसे बच्चों के व्यक्ति में नवीनता और जिज्ञासा सदैव रहती है। ऐसे बच्चों के व्यक्ति में क्या होती है? नवीनता, मतलब नई नई चीजें और जिज्ञासा हमेशा रहती है। इसलिए इस प्रकार के बच्चों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इन बालकों की बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है और इन बच्चों में के सीखने की कुछ विशिष्ट जरूरतें होती है जिन्हें कक्षा में नजरअंदाज कर दिया जाता है ताकि सामान्य बच्चों के साथ इनका जो समन्वय है वो विस्थापित हो सके। यानी ऐसे बच्चे होते हैं वो जल्दी चीज़ों को सीख जाते हैं और जहाँ सोचते हैं कि नई नई चीज़ें उनके सामने आती रहें और इनकी बुद्धि लब्धि 140 से भी ऊपर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माध्यमिक कक्षाओं में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को किसके द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए? एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ मिडिल क्लासरूम शुड बी प्रोमोटेड बाई। ऑप्शन ए है कि सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्वलन द्वारा, ऑफरिंग पॉजिटिव एंड निगेटिव रेनफोर्समेंट। ऑप्शन बी है निष्क्रिय श्रवण द्वारा, पैसिव लिसनिंग। ऑप्शन सी है प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर, रेनफोर्सिंग कंपटीशन। ऑप्शन डी है हमारा कि पूछताछ और जांच की प्रक्रियाओं के माध्यम से। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड क्वेश्चनिंग, पूछताछ और जांच की प्रक्रियाओं के माध्यम से। हमारी व्याख्या कह रही है कि माध्यमिक कक्षाओं में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को पूछताछ और जांच की जो प्रक्रिया होती है उनके माध्यम से बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, ऐसी क्रियाओं में बच्चे जो होते हैं वो सक्रिय होकर भाग करते हैं और स्वयं के द्वारा करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग के भी अवसर उन्हें मिल जाते हैं जिससे शिक्षण अधिगम क्रिया में उनकी रुचि बनी रहती है। पूछताछ आधारित शिक्षा क्या होती है? अच्छा, ये
ऐसा दृष्टिकोण होता है जो खोज के माध्यम से सीखने पर बल देता है और सक्रियता के साथ सीखने का एक रूप होता है। ये मुख्य रूप से सोच, चिंतन और समस्या को सुलझाने के कौशल के विकास और अभ्यास से संबंधित होता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कथन और तर्क वाला कि समकक्षों से चर्चा व संवाद की शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियां समस्या समाधान के कौशल के विकास में बाधा डालती हैं। और हमारा तर्क कह रहा है कि अधिगम की प्रक्रिया का स्रोत व्यक्तिवादी है, ना कि सामाजिक। तो सही विकल्प चुनना है। तो पहला कह रहा है कि ए और आर दोनों सही और सही व्याख्या कर रहा है। दूसरा कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तीसरा कह रहा है कि ये सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा कह रहा है कि दोनों गलत हैं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी कि ए और आर दोनों गलत है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि जो समकक्षी होते हैं, जो साथ साथ पढ़ते हैं, उनकी चर्चा और संवाद की जो शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियां होती हैं उनमें समस्या समाधान के कौशल है वो बाधा डालती है। गलत हो जाएगा क्योंकि समकक्षी मतलब जो एक ग्रुप में कई सारे लोग हैं एक साथ पढ़ रहे हैं, उनकी चर्चा और संवाद करेंगे, वो तो उनकी शिक्षा में बढ़ावा देगी, वो बाधा कैसे डाल सकती, तो गलत हो जाएगा ना। समाधान के कौशल में सहज अवसर वो उपलब्ध कराती है। इससे अधिगम की प्रक्रिया का स्वरूप कैसा हो जाता है, व्यक्तिवादी ना कि सामाजिक। ठीक है, ये तर्क पूरी तरह से गलत होगा क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी होता है, उसी के अनुसार वो अधिगम कहता है। अगला क्वेश्चन हमारे कह रहा है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ गोल शुड अ टीचर इनकरेज हर स्टूडेंट टू सेट। ऑप्शन ए महारत उन्मुख यानी कि मास्टरी ओरिएंटेड। ऑप्शन बी है प्रदर्शन उन्मुख यानी कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। ऑप्शन सी है विफलता को स्वीकारने वाले यानी कि फेलर एक्सेप्टिंग। ऑप्शन डी है असफलता से बचने वाले यानी कि फेलर अवॉइडिंग। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए महारत उन्मुखी। ठीक है, यानी कि एक शिक्षक जो होता है उसके अपने विद्यार्थियों को महारत उन्मुख लक्ष्य है उसे निर्धारित करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए, उसे बढ़ावा देना चाहिए। विद्यार्थियों के लक्ष्य जो होते हैं वो निर्धारित किए जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि लक्ष्य निर्धारण के द्वारा बच्चे अपने समय और जो संसाधन होते हैं उनको बहुत ही कुशलता से उसमें केंद्रित करना सीख लेते हैं ताकि लक्ष्य सीखने के पारस्परिक मानकों के आधार पर उनकी जो उपलब्धि है उनके माध्यम से छात्रों का ध्यान जो है वो केंद्रित हो सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसके सीखने पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धारणा सीखने पर एक सकारात्मक प्रभाव डालेगी। ऑप्शन ए मुझ में जन्मजात कोई क्षमताएं मौजूद नहीं है, आई एम नॉट बॉर्न विद एनी एबिलिटीज। तो ये गलत हो जाएगा, निगेटिव है, सकारात्मक पूछा है, पॉजिटिव पूछा है। दूसरा कह रहा है कि शिक्षक हमेशा कठिन प्रश्न बनाते हैं, टीचर्स ऑलवेज मेक डिफिकल्ट क्वेश्चंस पेपर्स। तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि अच्छे या बुरे अंक लाना अपने प्रयास पर निर्भर करता है, गेटिंग गुड और बैड मार्क्स डिपेंड्स ऑन एफर्ट, हमारे एफर्ट्स पर। और चौथा कह रहा है कि भूगोल शास्त्र में मेरे कभी भी अच्छे अंक नहीं आए और मेरे प्रयास करने पर इसमें अच्छे अंक नहीं आ सकते। एक भी निगेटिव है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि सही बात है, अच्छे या बुरे अंक लाना हमारे प्रयास पर निर्भर होता है। जैसे अभी सीटेट का हमारा एग्जाम 21 जनवरी को, अगर हम बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारे कैसे आएंगे, गलत बेकार से मार्क्स आ जाएंगे। हमारे चाहिए 150 में से 90 मार्क्स पास होने के लिए, और अगर हम प्रयास ही नहीं खोजेंगे हो सकता है 82 पे ही हम आ जाएं और हम फेल हो जाएं, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे हो सकता है हमारे 90 से ज़्यादा आ जाएं, 99 आ जाएं या फिर 115 आ जाएं। एक लोग तो 149 भी लेकर आ सकते हैं। तो ये सब हमारे प्रयास पर ही निर्भर होता है। ठीक है, अच्छे और बुरे अंक लाना किस पर होता है, हमारे प्रयास पर निर्भर होता है। तो ये सबसे अच्छा हमारा आंसर हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रहे हैं कि एक व्यक्ति की जो धारणाएं होती हैं वो उसके सीखने पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। ठीक है, अच्छे या फिर बुरे अंक लाना अपने प्रयास पर ही निर्भर होता है। ऐसी धारणा सीखने पर एक सकारात्मक प्रभाव डालेंगी। एक व्यक्ति की सकारात्मक धारणाएं व्यक्ति को जीवन की परिस्थितियां उसमें सामंजस्य बैठाने और प्रत्येक परिस्थिति को सहज रूप से स्वीकार करने की क्षमता का विकास करती हैं और स्वयं के प्रति एक दूसरे के प्रति सकारात्मक धारणाएं विकसित करती हैं। हमेशा इंसान पॉजिटिव रहेगा, ये सोचेगा कि जो कुछ हो रहा है ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, तो सही होगा। अगर वो सब निगेटिव बातों में लेगा तो उसके साथ हमेशा गलत ही होगा। ठीक है, तो उसका अपना दृष्टिकोण पॉजिटिव रखना चाहिए। 25 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि संरचनावाद का सिद्धांत कनेक्टिविटी। ऑप्शन ए है कि सीखने में अधिगमकर्ता की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है जिससे वे संसार के बारे में खुद की समझ बनाते हैं। दूसरा कह रहा है कि जानकारी के स्मरण व उसके प्रत्यास्मरण की परीक्षा पर जोर देता है। तीसरा कह रहा है कि शिक्षा की प्रभुत्व भूमिका पर जोर देता है। और ऑप्शन डी है कि निष्क्रिय अनुकरण की अधिगम की भूमिका पर जोर देता है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, सीखने में सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए।
गहराई की सीखने में अधिगमकर्ता की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है, जिससे वे संसार के बारे में खुद को समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ से सबसे अच्छा हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि संरचनावाद का सिद्धांत सीखने में अधिगमकर्ता की भूमिका होती है, उसको महत्वपूर्ण मानता है, जिससे वे संसार के बारे में खुद की समझ को बना सके। विलियम वुंट संरचनावाद के प्रतिपादक थे। विलियम वुंट किसके थे? संरचनावाद के प्रतिपादक। संरचनावाद का सिद्धांत जानकारी के चिंतन और समालोचनात्मक विचार होते हैं उस पर जोर देता है। शिक्षकों की लोकतांत्रिक भूमिका पर भी जोर देता है तथा सक्रिय अनुकरण की जो अधिगम है उस पर भी भूमिका पर क्या देता है? जोर। ठीक है, संरचनावाद के केंद्र बिंदु में विद्यार्थी होते हैं। केंद्र में कौन होता है? हमारे स्टूडेंट्स। और अनुसार प्रत्येक बच्चा जो होता है वो स्वयं के ज्ञान का भी निर्माण करता है और वह स्वयं के पूर्व अनुभव के साथ विद्यालय में क्या करता है? प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे निम्न में से किस आधार पर अगले ज्ञान का निर्माण करते हैं? चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट फर्दर नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ। ऑप्शन ए है कि जो उनके लिए अप्रासंगिक हो, गलत, क्योंकि अप्रासंगिक नहीं प्रासंगिक होना चाहिए, जो पहले से समझते हो। तीसरा कह रहा है कि जो उनके लिए अज्ञात हो और चौथा कह रहा है जो वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे हो। सही आंसर हो जाएगा व्हाट इज ऑलरेडी अंडरस्टैंड बाय देम, यानी जो वो पहले से समझते हो। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि बच्चे जो पहले से समझते हैं उसके आधार पर भी अगले ज्ञान का क्या करते हैं? निर्माण। बच्चे निम्नलिखित आधार पर अगले ज्ञान का निर्माण करते हैं, जैसे कि जो उनके लिए प्रासंगिक हो, जो उनके लिए ज्ञात हो, जो उनके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर है उससे संबंधित हो, जो उनके लिए सहज और सरल हो, और जो उनके परिवेश से कैसे हो? अंतर संबंधित हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संज्ञान और संवेगों के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए कि संज्ञान और संवेग की प्रक्रिया एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। गलत हो जाएगा, स्वतंत्र तो होती नहीं है। दूसरा कह रहा है कि संज्ञान और संवेग एक दूसरे से गुथे हुए थे और दूसरे को प्रभावित करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। आगे के ऑप्शन भी देख लेते हैं। तीसरा कह रहा है कि संज्ञान संवेग पर प्रभाव डालता है परंतु संवेगों का संज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं होता। गलत है, दोनों गुथे हुए होते, प्रभाव क्यों नहीं डालेगा। चौथा कह रहा है कि संवेग संज्ञान पर प्रभाव डालता है परंतु संवेगों का संज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये भी गलत हो जाएगा, उसे आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, संज्ञान और संवेग क्या होते हैं? एक दूसरे को जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि संज्ञान और संवेगों के बीच एक द्विदिशात्मक गतिशील परस्पर क्रिया होती है, एक दूसरे से संबंधित भी होते हैं और इनके बारे में कई कथन सत्य हैं, जैसे कि संज्ञान और संवेग की प्रक्रियाएं एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं। संज्ञान और संवेग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए एक दूसरे को प्रभाव भी डालते हैं। संज्ञान और संवेग एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और संवेग स्मृतियों के कूट लेखन और पुनर्प्राप्ति को सुसाध्य करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किन शैक्षणिक परिणामों द्वारा छात्रों में सार्थक अधिगम को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए है अन्वेषण और प्रयोग, ऑप्शन बी है अधिसंज्ञानात्मक कौशलों का विकास, ऑप्शन सी है चर्चा और बहस और ऑप्शन ए निष्क्रिय सुनने के कौशल। ऑप्शन डी, क्योंकि इसने हमसे पूछा क्या है कि नहीं किया जा सकता, तो नहीं तो यही होगा निष्क्रिय, क्योंकि हमेशा सक्रिय होना चाहिए ना कि निष्क्रिय। ठीक है, निगेटिव में वो हमसे पूछा नहीं है तो हमारा निगेटिव वाला ही सही हो जाएगा। मैं क्या कह रही है कि निष्क्रिय सुनने के कौशल वे से अच्छे होते हैं जिनके द्वारा छात्र जो होते हैं वो अपने सार्थक अधिगम को क्या करते हैं? प्रोत्साहित, जिनके द्वारा नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि निष्क्रिय श्रवण से अधिगम भी निष्क्रिय हो जाता है और ये शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अरुचि होता है वो उत्पन्न करता है, जबकि अन्वेषण और प्रयोग आदि संज्ञानात्मक कौशल का विकास और चर्चा और बहस के द्वारा छात्रों में सार्थक अधिगम को प्रोत्साहित किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों को निपटने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण क्या सुझाव देता है? ऑप्शन ए है उन्हें अनदेखा करना चाहिए, नहीं अनदेखा क्यों करेंगे हम। दूसरा कह रहा है उन्हें निष्क्रिय रखने के लिए बहुत सारी विषय वस्तु देनी चाहिए, निष्क्रिय नहीं होगा। विद्यार्थियों को सजा दे देनी चाहिए, कितना गलत है, विद्यार्थियों को सजा क्यों देंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि भ्रांतियों के प्रत्युत्तर और चर्चा के मौके उन्हें मुहैया कराने चाहिए। ठीक है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। व्याख्या कह रही है कि विद्यार्थियों द्वारा निर्मित जो भ्रांतियां होती हैं उनसे निपटने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण जो होता है वो भ्रांतियों के प्रत्युत्तर और चर्चा के मौके क्या करता है? मुहैया कराने का उन्हें सुझाव देता है, क्योंकि चर्चा और बहस के माध्यम से विद्यार्थी सहज तरीके से सीख लेते हैं और रचनात्मक दृष्टिकोण बच्चों की समस्याओं को अधिक खुले तौर पर नवाचार के साथ देखने, विचार करने और उनको हल करने की भी अनुमति प्रदान करता है। जीन पियाजे महोदय ने रचनात्मक दृष्टिकोण को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियां शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में क्या करती हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, अगला हमारा कथन और कारण क्या कह रहा है?
कथन कह रहा है कि स्कूलों को माता पिता को किसी भी तरह से उनके बच्चों की शिक्षा में शामिल नहीं करना चाहिए। और तर्क कह रहा है कि समुदाय के साथ संपर्क स्थापित करने से विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है। तो बताइए, पहला और दूसरा दोनों सही है और व्याख्या सही कर रहा है। दूसरा कह रहा है सही है लेकिन व्याख्या नहीं कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि ये सही है लेकिन आर गलत है। चौथा कह रहा है कि और दोनों गलत हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड आर फॉल्स। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि कथन ए, स्कूलों को माता पिता को किसी भी तरह से उनके बच्चों की शिक्षा में शामिल नहीं करना चाहिए, ये कथन पूरी तरह से क्या हो जाएगा, गलत। क्योंकि बच्चों की शिक्षा में माता पिता को शामिल करने से विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण अधिगम में सहायता भी मिलती है और बच्चों को परिवेश से क्या होता है, जुड़ाव भी महसूस होता है। ठीक है। तर्क आर, समुदाय के साथ संपर्क स्थापित करने से विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है, बात गलत है। क्योंकि समुदाय के साथ संपर्क स्थापित करने से विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण अधिगम में सकारात्मक रूप से वृद्धि होती है, इसलिए और दोनों गलत हैं। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है। साथ ही हमने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है अपने सारे सीटेट, सीडीपी, साथ ही हमने सीटेट के सारे प्रीवियस ईयर की प्लेलिस्ट बना रखी है, ना देखे हो देख लीजिए। स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी के नाम से इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।